Hello students, viewers, welcome class bridge course of class 9. So today we are going to learn activity number 21, identify the sequence of ideas and events. Identify पहचानना, शनाख्त करना, सीक्वेंस को, सीक्वेंस का मतलब होता है तरतीब। जो भी स्टोरी या लेसन्स हम लोग पढ़ते हैं उसमें जो भी होते रहता है उसको बिल तरतीब लगाना, दैट मीन्स सीक्वेंस। आइडियाज़, ख्यालात और इवेंट्स यानी जो भी स्टोरी में होते रहता है उन हादसात और वाक़यात को इवेंट्स कहा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। लर्निंग आउटकम्स और कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट है वही, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़ एंड इवेंट्स। इंस्ट्रक्शन है फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स के लिए। इनकरेज द लर्नर्स टू आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़ एंड इवेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, रीड द फॉल ऑफ ट्रॉय पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तुम्हारी जो है बच्चों इंग्लिश की किताब में पेज नंबर 69 से जो है एक स्टोरी दी गई है जिसका नाम है द फॉल ऑफ ट्रॉय, जो 2 हिस्सों में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। उस स्टोरी को बड़े तवज्जो के साथ पढ़नी है। पुट द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर इन विच दे टुक प्लेस। और उसमें जो भी इवेंट्स हैं यानी जो भी होते रहता है उस स्टोरी में उसको सीक्वेंस में लगाना है और नंबर देम अकॉर्डिंगली। तो ऑलरेडी सीक्वेंस में है वो, तो उसको इवेंट्स बिल तरतीब सीक्वेंस के हिसाब से नंबर डालना है। तो दिस इज़ योर एक्टिविटी। तो लर्निंग एक्टिविटी है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 9th की इंग्लिश की किताब में, पेज नंबर है 75 पर। वो एक्टिविटी हमें जो है करनी है, जो पेज नंबर 75 पर जो दी गई है। तो आपके लिए मैं उस पूरे द फॉल ऑफ ट्रॉय इस टॉपिक को, लेसन को पढ़ने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। Here it is, the page number 69. The Fall of Troy, Part 1. The Iliad is the story of Ilium और Troy. ये कहानी है एलियाड की, जिसको एलियम भी कहा जाता है या ट्रॉय शहर भी कहा जाता था। A rich trading city in Asia Minor near the narrow sea that leads from the Aegean to the Black Sea. और वो तिजारती एतबार से वो जो शहर है बहुत ज़्यादा जो है अमीर था, माला माल था, और वो एशिया के जो है समंदर में एजियन ब्लैक सी के तंग रास्ते में वो शहर वाक़ था। इट वॉज़ वेल सिचुएटेड, और वो बहुत ज़्यादा वकूफ़ पज़ीर था, बोथ फॉर कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर। माशी एतबार से और ज़राती एतबार से वो बहुत ज़्यादा उसकी जो है वकू यानी वो कहाँ, वो इलाका बहुत ज़्यादा ठीक था, अच्छा था। इन फ्रंट ऑफ द सिटी वॉज द सी ओवर विच सेल द शिप्स ऑफ ट्रॉय। तो शहर के सामने जो है समंदर था, और समंदर के ज़रिए, जहाज़ों के ज़रिए लोग जो है ट्रॉय शहर में आया जाया करते थे, तिजारत किया करते थे। कैरिंग गुड्स एंड ग्रेन, और अपने साथ साजो सामान और बीज भी जो है ज़रात के ख़रीदो फ़रोख्त इसकी चीज़ें लाया ले जाया करते थे। एट द बैक रोज द हाई पिक ऑफ माउंट एडा, और ट्रॉय शहर के ठीक पीछे एक बहुत बड़ा पहाड़ था जिसको माउंट एडा कहा जाता था। फ्रॉम विच फ्लोड मैनी रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, और उस पहाड़ से बहुत सारी नदियाँ और चश्मे बहा करते थे। द वैलीज अमॉन्ग द हिल्स वेर वेल वाटर्ड एंड फर्टाइल, और उस वादी में वहाँ की जो ज़मीन थी भरपूर पानी और ज़मीन की ज़रखेज़ी की वजह से। विद अ कॉर्न ग्रोइंग इन फर्टाइल फील्ड्स एंड कैटल्स फीडिंग ऑन द रिच ग्रास ऑफ द मीडोज़ वाइल शीप फेड ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिल्स। और जो उस पहाड़ में ज़मीन की ज़रखेज़ी बहुत अच्छी थी, ज़मीन की ज़रखेज़ी के साथ साथ जानवरों को भी खाने के लिए अच्छा किस्म की, उम्दा किस्म की घास या चारा मिलता था। भेड़ बकरियां भी वहाँ से जो है उस मैदान में चरा करते थे। तो ये हुलिया बयान किया गया है ट्रॉय शहर का, वो कैसा था। राउंड देयर सिटी द ट्रोजन्स हैड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग वॉल सो दैट नो एनिमी शुड अटैक देम फ्रॉम द सी। तो ट्रोजन्स, ट्रॉय शहर के रहने वाले ट्रोजन्स, तो उन्होंने अपने शहर के सामने एक बहुत मजबूत दीवार बनाई थी ताकि कोई भी समंदर से आकर उन पर हमला न कर सके। द वॉल सो broad that people could stand and sit and walk on it, और वो इतनी मजबूत और ऊंची दीवार थी, बड़ी दीवार थी,
उस दीवार पर कोई भी चढ़कर बैठ सकता था, वहाँ पर जो है चहलकदमी कर सकता था। द ग्रेट गेट स्टूड अप ओपन एंड पीपल कुड गो टू द सी शोर आउटसाइड एंड कम इन एज दे प्लीज्ड। और ट्रॉय शहर के रहने वाले लोग जो है उसी मजबूत दीवार पर एक मेन गेट था, उसी गेट से जो है आया जाया करते थे अपनी मर्जी के मुताबिक। बट इन टाइम ऑफ वॉर द गेट्स वुड बी क्लोज्ड। और जब जंगी हुआ करती थी ट्रॉय शहर का, उस वक्त जो मेन गेट था वो बंद रहता था। एंड देन द सिटी वॉज लाइक अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस कुछ सेफ फ्रॉम ऑल अटैक्स। तो उसी दीवार की वजह से पूरा ट्रॉय शहर जो है किसी भी हमले से महफूज था। प्रोटेक्टेड बाय द वॉल्स सराउंडिंग इट, यानी चारों तरफ से दीवार को, मजबूत दीवार से जो है महफूज किया गया था। एज वेल एज बाय द हिल्स बिहाइंड, पीछे जो है बुलंद बाला चोटियाँ, पहाड़, और सामने जो है मजबूत दीवार। इस तरीके से ट्रॉय शहर पर कोई भी हमला नहीं कर सकता था। दस ट्रॉय वॉज अ स्ट्रॉन्ग सिटी, इसीलिए ट्रॉय शहर जो है एक बहुत मजबूत शहर था। स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड बाय इट्स वॉल्स एंड स्ट्रांगली डिफेंडेड बाय इट्स ब्रेव सोल्जर्स। वो इसलिए कि ट्रॉय शहर मजबूत दीवार की वजह से, और दूसरी जो वजह है अपने बहादुर सिपाहियों की वजह से ट्रॉय शहर पर किसी किस्म का हमला नहीं हुआ। बट ऑल द किंग्स एंड हीरोज ऑफ ग्रीस हैड डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट द ट्रोजन्स बिकॉज ऑफ पेरिस, अ प्रिंस ऑफ ट्रॉय हैड परस्यूड हेलन, वाइफ ऑफ ग्रीक किंग मेनलस। लेकिन ग्रीस शहर के बड़े बड़े राजाओं ने ट्रॉय शहर के खिलाफ जंग का ऐलान किया, जिसकी वजह थी पेरिस। अब ये पेरिस कौन है? अ प्रिंस ऑफ ट्रॉय, ये शहजादा है ट्रॉय शहर का, जिसने हेलन, वाइफ ऑफ ग्रीक किंग मेनलस, तो ग्रीस शहर का राजा था मेनलस, उसकी जो बीवी है जिसका नाम है हेलन। तो हेलन को पेरिस ने क्या किया था, अपने साथ वो उसको बहला फुसला कर अपने साथ वो अपने शहर ट्रॉय शहर को ले आया था। टू इलोप विथ हिम, अपने साथ ले आया था। ही हैड ब्राउट हर टू ट्रॉय। द ग्रीक्स वांटेड टू टेक रिवेंज ऑन ट्रॉय फॉर द रॉन्ग डन टू मेनलस। तो ग्रीक मुल्क बहुत बड़ा था, उसके जितने भी छोटे छोटे राजा महाराजा सब एकजुट हो गए, और मेनलस की बीवी ने जो है उसको धोखा दिया, और उस धोखे का बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए सभी राजाओं ने फैसला किया कि वो ट्रॉय शहर पर हमला करेंगे। क्योंकि हमको पता है रीज़न क्या है, हेलन जो है, जो मेनलस की वाइफ थी, वो प्रीस शहजादे के साथ जो है भाग आई थी, इस वजह से। दे सेल्ड टू ट्रॉय एंड लेट सीज टू द सिटी। द ट्रोजन्स टू फाउट हार्ड एंड द सीज कंटिन्यूड फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स। तो ट्रोजन्स और ग्रीक्स दोनों के दरमियान जो है ये मुसलसल 10 साल जो है जंग चलती रही। पैराग्राफ से, द फाइटिंग वेंट ऑन डेली बट द सीज डिड नॉट एंड। 10 साल तक जंग चलती रही, लेकिन छोटी मोटी जंगें हुआ करती थी रोज़ाना। सीज, कशमकश। ऑन द वन हैंड द ग्रीक्स कुड नॉट टेक द सिटी एंड द अदर हैंड द ट्रोजन्स कुड नॉट फोर्स देम टू सेल अवे। छोटी मोटी जंगें हुआ करती थी, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि वो मजबूत दीवार की वजह से ग्रीक फौज जो है ट्रॉय शहर में दाखिल नहीं हो पा रही थी, और इसी वजह से वो साहिली समंदर पर ही अपना डेरा जमाए हुए थे। रोज़ाना जो है छोटी मोटी जंगें हुआ करती थी। 10 साल ये जंग चलती रही, तो कोई भी यहाँ पर जंग को न जीतता है न हारता है 10 साल के दरमियान। एवरी डे द ट्रोजन्स केम आउट ऑफ देयर गेट्स एंड द ग्रीक्स केम आउट ऑफ देयर टेंट्स एंड शिप्स। टेंट यानी तंबू बांधकर वो 10 साल तक वहीं रुके रहे। कौन? ग्रीक फौज। और कभी जो है गेट के ऊपर ट्रोजन्स आकर हमला करते, और कभी टेंट और शिप से बाहर आकर ग्रीक फौज जो है ट्रोजन्स के साथ लड़ा करती थी। तो ये 10 साल तक चलता रहा ये मामला। समटाइम्स देयर वेर ग्रेट बैटल्स बिटवीन द टू आर्मीज, और कभी कभार बड़ी जंग हुआ करती थी दोनों फौजों के दरमियान। समटाइम्स देयर वेर सिंगल फाइट्स बिटवीन टू ग्रेट हीरोज, और कभी कभार जो जंगों का सिपह सालार हुआ करता था, ग्रेट हीरोज, उनके दरमियान ये जंग हुआ करती थी।
Sometimes the Trojans had the better of it, and sometimes the Greeks, but still the fighting went on. और कभी कभार ग्रीक के जो ट्रोजन्स और ग्रीक्स उसमें से जो सिपाही हुआ करते थे, हीरोज़ हुआ करते थे, जो योद्धा हुआ करते थे, उनके दरमियान जंगें या फाइट हुआ करती थी. ग्रेट हीरोज़ ऑन बोथ साइड्स वेर किल्ड इन द कोर्स ऑफ द वॉर. और अजीम बहादुर सिपाही दोनों जानिब से थे, ट्रोजन्स के भी ग्रीक्स के भी, और दोनों जो है लड़ा करते थे और अपनी जानें गंवाया करते थे, एक दूसरे को मारते थे. आफ्टर लीडिंग द डिफेंस ऑफ हिज सिटी फॉर 9 years, ट्रोजन्स ने अपनी ट्रॉय शहर को 9 years तक, 9 साल तक महफूज रखा. किसकी वजह से? द ब्रेव हेक्टर वॉज एट लास्ट किल्ड बाय अकीलिस whom none could resist. ये हेक्टर कौन था? हेक्टर जो है पेरिस का बड़ा भाई था. और अकीलिस कौन था? अकीलिस एक बहुत बहादुर सिपाही था ग्रीक का. इसने क्या किया? हेक्टर को जो है जंग में मार डाला. बट अकीलिस हिमसेल्फ वॉज किल्ड लेटर ऑन बाय अ पॉइजन एरो दैट इंटर्ड हिज हील, द ओनली पार्ट ऑफ हिज बॉडी वेयर कुड बी वाउंडेड. तो बाद में अकीलिस के पैरों पर जो है जहरीला तीर लगने की वजह से उसने अपने खुद की जान ली. स्टिल लेटर पेरिस हिमसेल्फ वॉज किल्ड ऑल्सो बाय पॉइजन एरो. तो बाद में पेरिस ने भी खुद की अपनी जान ली, एक जहरीले तीर की वजह से उसने अपने आप की जान ले ली या खुदकुशी कर ली. द ट्रोजन्स वेर टायर्ड ऑफ बीइंग शट अप इन देयर सिटी and the Greeks were longing to see their homes again, but still the fighting went on. 10 साल तक वो टेंट बनाकर समंदर पर अड़े रहे, और ट्रोजन्स भी जो है 9-10 साल तक जंग लड़ते लड़ते थक गए थे, और ग्रीक फौज अपने घरों को वापस जाना चाहती थी क्योंकि 10 साल तक वो वहीं रहे. सो दिस इज़ द पार्ट 1. नाउ लेट्स सी पार्ट 2. एट लास्ट ट्रॉय वॉज टेकन. आखिरकार ट्रॉय शहर को हासिल कर लिया गया. नॉट बाय फोर्स बट बाय अ ट्रिक. ताकत के बलबूते पर नहीं, बल्कि एक चालाकी के बलबूते पर. वो ट्रिक क्या थी, चाल क्या थी? इट वॉज द कनिंग ओडिसिस हु थाउट ऑफ अ प्लान टू ऑब्टेन द विक्ट्री. एक अक्लमंद शख्स था ग्रीक फौज में जिसका नाम था ओडिसिस. ये भी एक सरदार था. इसने कहा अपने राजाओं से, ग्रीक के, लेट अस बिल्ड अ ग्रेट वुडन हॉर्स, ही सेड, बिग इनफ टू होल्ड मैन इनसाइड इट, एंड लेट सम ऑफ आवर बेस्ट फाइटर्स हाइड इन द हॉर्स. क्यों ना एक लकड़ी का घोड़ा बनाया जाए. अ बिग इनफ, बहुत बड़ा. उस घोड़े को हम अंदर लेकर जाएंगे और उस घोड़े के अंदर हम अपने बड़े फाइटर्स को जो है छिपा रखेंगे. Then let us burn our tents and pretend to sail away in our ships. But instead of sailing away, we will return in the night. When the Trojans are asleep, we will attack the city and burn and kill. ओडिसिस ने एक चाल चली, एक प्लान उसने बनाया. उसने अपने बाकी राजाओं से कहा, ग्रीक फौज के, कि हम एक बड़ा सा लकड़ी का घोड़ा बनाएंगे और उस घोड़े के अंदर हम क्या करेंगे, अपने मेन सिपाहियों को, सोल्जर्स को छिपाएंगे, और बाकी की फ़ौज टेंट को जलाकर वापस दूर थोड़े इलाके पर जाकर रुक जाएंगे. और ट्रोजन्स को लगेगा कि हम लोग वापस चले गए, लेकिन हम कुछ फासले पर जाकर रुक जाएंगे और रात होने का इंतज़ार करेंगे, और जब रात होगी तो हम वापस आकर ट्रॉय शहर के लोगों को मार डालेंगे. इस तरीके की चाल थी ओडिसिस की. द ग्रीक लीडर्स डिसाइडेड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द वाइस ओडिसिस. तो ग्रीक लीडर्स यानी ग्रीक राजाओं ने ओडिसिस की इस तरकीब को माना. हाँ ठीक है, ऐसे ही करेंगे हम लोग, इस तरह से. सो अ ग्रेट हॉर्स ऑफ वुड वॉज मेड बाय स्किलफुल इंजीनियर, एंड द ग्रेटेस्ट हीरोज मेनालस ओडिसिस हिमसेल्फ and others entered it. The last man to go in being the architect himself who knew the secret of opening and shutting the interest. तो वैसा ही किया गया. एक बहुत बड़ा, दीवार से भी ऊंचा, ट्रॉय शहर की जो दीवार थी उससे भी बड़ा और ऊंचा एक बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनाया गया.
बड़े बड़े स्किलफुल इंजीनियर को लेकर, और उसमें मेन सिपाहियों जो है उसके अंदर जाकर छिप गए, जिसमें मेनालस और ऑडिसिस भी था। और लास्ट में कौन गया वहाँ पर? द इवनिंग द ग्रीक्स बर्न देयर टेंट्स एंड सेल अवे इन देयर शिप्स। और रात में बाकी जो सिपाही थे वो चले गए और अपने जो सारे टेंट थे उन्होंने जला दिए। बट दे डिड नॉट गो वेरी फार। वो दूर अपने ग्रीस मुल्क को वापस नहीं गए थे, यानी कुछ दूर जाकर वो रुक गए थे। Only one man was left behind the pursuit the Trojans to drag the horse into their city. सिर्फ एक ही आदमी को घोड़े के बाहर जो है जहाँ टेंट बंधे हुए थे वहाँ पर वो आदमी को छोड़ कर गए। मेन जो सिपाही थे घोड़े के अंदर छिप गए और बाकी के सिपाही जहाज़ लेकर थोड़ी दूर के फासले पर जाकर रुक गए। ये रात में उन्होंने किया। अगली सुबह नेक्स्ट डे द ट्रोजन्स वोक अप। अगली सुबह ट्रोजन्स उठ गए, अपने नींद से बेदार हो गए। एक्सपेक्टिंग टू गो आउट एंड फाइंड एज दे हैड डन फॉर द पास्ट 10 years। और जो 10 साल से जंग चल रही थी वही जंग की तैयारी के लिए रोज़ाना की तरह वो तैयारी करने लगे। What delight and surprise they felt at the sight they saw on the seashore outside the walls। जब दीवार पर चढ़कर वो देखते हैं कि समंदर पर कोई नहीं, और साहिली समंदर पर कोई नहीं है और टेंट सब जले हुए हैं। It seemed that the long siege was over at last। और वो समझ जाते हैं कि ग्रीक फौज वापस अपने मुल्क को चली गई है और ये कश्मकश ख़त्म हो गई। द टेंट्स हैड बीन बर्न्ट, द शोर वॉज डेसर्टेड, द ग्रीक शिप्स हैड ऑल गॉन। ग्रीक जहाज़ जो है वापस चले गए ऐसा उनको लगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। इट्स पीस एट लास्ट, दे क्राइड, ओपन वाइड देयर गेट्स एंड कम आउट इन लार्ज नंबर्स ऑन द प्लेन, ग्लैड टू बी फ्री अगेन टू गो वेयर they pleased. Then they sat on the sands of the huge wooden horse. They gathered round it in astonishment, for it was indeed a wonderful piece of work. आखिरकार 10 साल की जंग खत्म हो गई ऐसा उनको महसूस हुआ। उन्होंने बड़ा जो है गेट अपना जो है दीवार से जो था ट्रॉय शहर का, उस गेट को खोला और ट्रॉय शहर के सभी लोग उस बड़े से घोड़े को देखने के लिए बाहर आ गए और जमा हो गए, क्योंकि वो घोड़ा जो है बहुत बड़ा था, उसकी हाइट जो है दीवार से भी ज़्यादा ऊंची थी। तो किसी ने कहा कि उस घोड़े को ख़त्म किया जाए और किसी ने कहा कि ये बहुत खूबसूरत बनाया गया है घोड़ा, इसको तोड़ा नहीं जाए। तो सब लोग अपनी अपनी राय रखने लगे। एज दे वेयर वॉन्डरिंग हाउ द हॉर्स हैड बीन बिल्ट एंड वाई इट हैड बीन लेफ्ट बिहाइंड। और किसी ने जो है सोचा और कहने लगे कि ये घोड़ा इतना बड़ा बनाकर वो ग्रीक फौज अपने साथ क्यों नहीं लेकर गई, और इसके पीछे वजह क्या है इतना बड़ा घोड़ा बनाने की। दे फाउंड अ ग्रीक विथ हिज हैंड्स टाइड टुगेदर लाइंग अंडर इट व्हेन द ट्रोजन्स ड्रैग्ड हिम आउट। तो एक जो एक आदमी को वो छोड़कर चले गए थे वो भी उनकी एक चाल थी। वो भी आदमी उनसे मिला हुआ था, उस आदमी को वो घसीटते हुए लेकर आए, ड्रैग घसीटते हुए। द मैन प्रिटेंडेड टू बी वेरी फ्राइटन ऑफ देम। और जो आदमी को वो छोड़कर गए थे वो आदमी जो है घबराया हुआ था। When he was commanded to tell them why the Greeks had gone and why they had left this horse behind, तो उसको जब हुक्म दिया गया कि बताओ ग्रीक फौज ने ये इतना बड़ा जो लकड़ी का घोड़ा है इसको वो छोड़कर क्यों चले गए, इसके पीछे वजह क्या है। He pretended to tremble very much and refused to speak। वो घबराया हुआ जो है बताने लगा, अपने आप को डरा हुआ और कहने से इनकार किया। When at last they threatened to kill him, he spoke and told them his false tale। जब उसको जान से मारने की धमकी दी गई तो आखिरकार उसने मुंह खोला और गलत बात उसने बताई, क्योंकि वो भी ग्रीक फौज से मिला हुआ था। ये एक चाल थी, साजिश थी। पैराग्राफ से द ग्रीक्स आर टायर्ड ऑफ द लॉन्ग वॉर एंड हैव सेल अवे इन देयर शिप्स, ही सेड। उसने कहा कि ग्रीक फौज पिछले 10 सालों से जंग करते करते थक गई थी और इसीलिए वो तंग आकर अपने जहाज़ वापस लेकर चली गई। बट दे आर अफेयर्ड ऑफ द लॉन्ग वॉयज होम टू। और अपने घर को लौटते वक्त तो बहरी सफ़र, वॉयज का मतलब होता है लंबा तवील बहरी सफ़र, और
अपने मुल्क को वापस लौटते वक्त और बहरी सफ़र से भी वो उनको डर लग रहा था. एंड सो दे हैव मेड दिस हॉर्स एंड लेफ्ट इट एज एन ऑफरिंग टू द गॉड ऑफ द सी. इसीलिए उन्होंने एक बड़ा अजीम और शान लकड़ी का घोड़ा बनाया और पेश किया ये समंदरी देवताओं की भेंट, यानी तोहफतन जो है ये घोड़ा पेश किया ताकि उनका सफ़र जो है बहरी सफ़र आसान हो. दे वॉन्टेड ऑल्सो टू किल मी एंड ऑफर मी एज अ सेक्रीफाइस टू द सी गॉड. यहाँ तक कि उन्होंने मुझे भी जो है समंदरी देवताओं के नाम कर दिया था मरने के लिए. मुझे वो यहाँ पर छोड़ गए. बट आई एस्केप्ड एंड आई हाइड फ्रॉम देम. मैं किसी भी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ उनसे बच पाया. फिर जो है ट्रोजन शहर वाले पूछते हैं, बट वाई डिड द ग्रीक्स मेड सच अ ह्यूज हॉर्स. सवाल किया उस आदमी से कि इतना बड़ा घोड़ा बनाने की वजह क्या है. सम ऑफ द ट्रोजन आस्क्ड एंड द कनिंग ग्रीक मेड दिस रिप्लाई. और वो ग्रीक जो शख्स था जिसको छोड़ कर गई थी फौज, तो उसने जवाब दिया, इफ़ दे हैड मेड अ स्मॉलर ऑफरिंग यू माइट हैव टेकन इट इन टू योर सिटी. Then the luck would have gone to the Trojans and not to the Greeks. इसलिए बड़ा घोड़ा बनाया गया है दीवार से भी ऊंचा, क्योंकि तुम जो है इस घोड़े को अंदर तुम्हारे शहर में न ले जा सको. अगर तुम घोड़े को तुम्हारे शहर में लेकर गए तो ये जो समंदरी देवताओं का जो लक है वो तुमको चला जाएगा. That is why they made it too big to go inside your gates. इसीलिए बड़ा घोड़ा बनाया गया है ताकि तुम इस घोड़े को तुम्हारे शहर में न ले जा सको. The Trojans were delighted to hear this. The Greeks have gone, they said, and the walls are no longer necessary. Let us make a hole in the wall and drag the horse in. तभी ऐसा सुनते ही ट्रोजन्स बहुत खुश हो गए और वो कहने लगे कि अब ग्रीक फौज चली गई है, अब इस दीवार का कोई काम नहीं. चलिए इस दीवार को तोड़ेंगे और इस घोड़े को हम इस अच्छे से गुड लक को हम लोग क्या करेंगे, हम शहर में घसीटते हुए ले जाएंगे. Their wise priest warned them not to do so. It may be a trick that will ruin us, he said. तो उस ट्रॉय शहर का जो पुजारी है उसने कहा कि इस तरीके से जो है गलती मत करो, दीवार को किसी किस्म में छेद या सुराख मत करो, उसको मत तोड़ो. अगर तुम ऐसा हो सकता है ये हमें तबाह करने की कोई साजिश हो. यू विल ब्रिंग डिज़ास्टर ऑन द सिटी इफ़ यू ब्रेक डाउन द वॉल्स. अगर तुम दीवार को तोड़ोगे, नुकसान पहुंचाओगे, तो ये हमारी तबाही की वजह बन सकती है. ऐसा प्रीस्ट ने, वहाँ के पुजारी ने लोगों को आगाह किया. बट दे वेर सो एक्साइटेड दैट दे पेड नो अटेंशन टू हिज वर्ड. लेकिन किसी ने भी उस प्रीस्ट की बात नहीं मानी, नज़रअंदाज किया. दे ब्रोक डाउन पार्ट ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग वॉल इन ऑर्डर टू ड्रैग द हॉर्स इन. और न मानते हुए उन्होंने अपनी जो है दीवार को क्या किया, तोड़ डाला और उस हॉर्स को अंदर लेकर चले गए. जैसा कि हमको पता है उस हॉर्स में जो बड़ा सा लकड़ी का घोड़ा था उसमें बहुत सारी ग्रीक सोल्जर्स छिपे हुए थे, यहाँ तक कि ओडिसीज भी और ग्रीक भी. ऑल द डे द ट्रोजन्स feasted and drank and celebrated. After all their celebrations they went to sleep and slept soundly. But that day of rejoicing was soon followed by a night of terror and death. तो ग्रीक फौज चली गई है ये सोचकर तमाम ट्रॉय शहर के लोग जश्न मनाने लगे. खूब दावतें की गई, जश्न मनाए गए और सभी ट्रॉय शहर के लोग गहरी नींद रात में सो गए. और उनको नहीं पता था कि यही रात ट्रॉय शहर की आखिरी रात होगी और उस रात टेरर एंड डेथ उनकी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी. द ग्रीक शिप्स हैड नॉट सेल्ड फार एज सुन एज दे वेर हिडन बाय एन आइलैंड. दे हैड लोवर्ड देयर सेल्स एंड ड्रॉप्ड एंकर एंड वेटेड फॉर द नाइट. जो बची हुई जो फौज थी, जैसे जो समंदर से लग कर टेंट पर जो बचे हुए सिपाही थे, जो जहाज़ थे, वो दूर के फासले पर जाकर जो है रुके हुए थे और वो रात होने का इंतज़ार कर रहे थे. इन द डार्कनेस द फ्लीट सेल बैक एंड द लीडिंग शिप विच वॉज एगेमेम्नस बोर एंड रेड लाइट हाई ऑन इट मैस्ट. और जो बाकी की जो फौज थी उसका जो सरदार कौन था, एगेमेम्नस, जिसने वो
बाकी की फ़ौज का वो सरदार था, उसने इंतज़ार किया और उनको सिग्नल मिल गया कि रात हो चुकी है, आप जो है दोबारा फ़ौज लेकर तुम आ सकते हो। द ग्रीक हु वॉज वॉचिंग फॉर दिस रिटर्न ऑफ द फ्लीट crept to the wooden horse and gave the signal। और सभी ट्रॉय शहर के लोग सो जाने के बाद, दावत और जश्न मनाने के बाद, उस घोड़े के अंदर जितने भी छिपे हुए सिपाही थे वो घोड़े के बाहर आ जाते हैं और दीवार पर चढ़कर जो बाकी की फ़ौज दूर दराज पर जा फासले पर जाकर रुकी हुई थी उनको सिग्नल देते हैं मशाल जलाकर, आग की लौ जलाकर। द साइड ऑफ द हॉर्स ओपन एंड द ग्रीक्स क्लेम आउट एंड ओपन द गेट्स। और बाकी की फ़ौज को अंदर आने के लिए मेन जो गेट है ट्रॉय शहर का वो खोला जाता है। द होल ग्रीक आर्मी इंटर द स्लीपिंग सिटी। इमीडिएटली द ग्रीक्स set fire to the houses and towers and places and began to burn and kill। मेन गेट खोलने के बाद पूरी ग्रीक फौज अंदर आ जाती है और पूरे इमारतों को, जगहों को और घरों को जलाने का और मारने का काम शुरू होता है। Troy was filled with the sight of leaping flames and the sound of shouting and the noise of weapons and the cries of weeping women। औरतों की रोने की आवाज़ें और हथियारों की आवाज़ें और आग लगाने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें रात भर शुरू हो गईं, क्योंकि कत्ल और गारतगारी का जो है सिलसिला ग्रीक फौज के ज़रिए शुरू हुआ। आगे, द स्लीपिंग ट्रोजन स्प्रैंग आउट ऑफ देयर बेड्स बट दे वेयर टेकन बाय सरप्राइज। ट्रोजन्स को यानी ट्रॉय शहर के जो मेन सिपाही थे उनको हथियार उठाने का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि वो उन्हीं के बिस्तर पर उनको ख़त्म किया जाने लगा। Their enemies were right inside their walls and many of the Trojans were killed before they could put on their armor and seize their weapons। उनके हथियार उठाने का भी मौका नहीं मिला और ट्रोजन्स को इस बात का भी भनक भी नहीं लग पाई उनको, क्योंकि उनके दुश्मन उनके शहर में दाखिल हो चुके हैं, इस बात का इल्म भी उनको नहीं हुआ। A bright light lit up the night sky as places and houses, temples and towers went up in flames। रातों रात ट्रॉय पूरा जो शहर है आग की लपेट में आ गया। इस तरह हमला उनके ऊपर किया गया। द ट्रोजन्स fought as well as they could but it was all in vain when जाए। ट्रॉय शहर के जो सिपाही थे जितना उनसे हो सका उतना उन्होंने लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सब ज़ाय हुआ। ऑल किंग प्राइम, प्राइम बोले तो प्राइम कौन है यहाँ पर? हेलन और पेरिस और हेक्टर का जो फादर है, जो बादशाह था ट्रॉय शहर का, वॉज किल्ड विथ ऑल हिज ब्रेव सन्स। उसने अपने पूरे बहादुर बेटों को खो दिया था, मारा गया उसके बेटों को। हेक्टर्स वाइफ एंड हीज ओल्डर मदर एंड सिस्टर वे कैरिड ऑफ एज स्लेव्स बाय द कंकोरर्स। कंकोरर्स जीतने वाले। तो हेक्टर की वाइफ, उसकी माँ और उसकी बहन को क्या किया गया? ग्रीक फौज ने अपने साथ बंदी बनाकर वो अपने ग्रीस को ले गए। देयर फेट वॉज इन कॉन्ट्रास्ट टू हेलेंस व्हेन किंग मेनालिस रश थ्रू द सिटी। और बचा कौन अभी? हेलन, जो किंग मेनालिस की वाइफ थी जिसने धोखा दिया था मेनालिस को, वो ढूंढता है हेलन को पूरे ट्रॉय शहर में, महल में। लुकिंग फॉर हर एंड फाउंड हर इन हर पैलेस। और वो उसके महल में थी। She hung her head in shame and sorrow as she faced her farmer husband। जब दोनों का, मेनालिस और हेलन का आमना सामना होता है तो शर्म के मारे जो है हेलन नज़रें झुकाती है। Her voice was choked with emotion, she could not speak। और उसकी आवाज़ दब जाती है और अपने हस्बैंड मेनालिस को देखकर वो जो है उसकी आवाज़ नहीं निकल पाती, दब जाती है। But Menelaus forgave her and she went back with him, for it was only Aphrodite who had turned her heart away from her home and her husband and her child। आमना सामना जब होता है मेनालिस और हेलन का, तो मेनालिस हेलन के ज़रिए दिए गए धोखे को वो माफ़ करता है। और ऐसा उसके दिल में माफ़ी क्यों आती है? क्योंकि एफ्रोडाइट ये उनका एक देवता है। ये देवता क्या करता है? मेनालिस के दिल में रहम डालता है हेलन को माफ़ करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके जो है उसे घर ले जाना था, क्योंकि उसके
बच्चों की वजह से, हर चाइल्ड। When morning came, nothing was left of the proud rich city that had resisted attack for 10 years. जिस ट्रॉय शहर को 10 साल जंग करके हासिल नहीं किया गया, उसको एक रात में ओडिसिस की चाल पर जो है फतेह किया गया, हासिल किया गया। सो दिस इज द फॉल ऑफ ट्रॉय पार्ट 1 एंड पार्ट 2। नाउ दिस इज अवर एक्टिविटी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 75। तो जो भी हमने स्टोरी पढ़ी, जितने भी इवेंट्स हैं, उन इवेंट्स को स्टोरी के हिसाब से पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 इसमें से जो पहले आएगा वो आपको क्या करना है, उसको लाइन से सीक्वेंस में लगाना है। सो दिस इज़ अवर एक्टिविटी नंबर 21। थैंक्स फॉर वॉचिंग।